हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्यूकिनर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक रीजनिंग का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आजकल के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सारे एग्जामों में इसका एक बहुत ही बड़ा हाथ होता है। इस टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म। तो चलिए समझते हैं सिलोजिज्म को। पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, सिलोजिज्म जो है ये आज के एग्जाम में, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन हुआ करते हैं और इसको बनाना काफ़ी मुश्किल भी हो गया है, लोगों को ऐसा महसूस होता है। और इसके बनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल अलग तरीका होगा और बहुत यूनिक तरीका है। इसके माध्यम से हम लोग बिना कलम लगाए चंद सेकंडों में ही पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से इसके आंसर्स होंगे जो बिल्कुल सही होंगे। तो इसके बनाने के जो तरीके हैं, जो पहला जो तरीका होता है वो होता है वेन डायग्राम, जो बहुत लोग पहले के लोग इसके बारे में जानते थे। दूसरा जो तरीका होता है वो 150 के रूल्स पे काम करते हैं और उसके माध्यम से लोग बनाते हैं। तो मैं उस तरीका का भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे भी अलग एक नया तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे कि काफ़ी आसान तरीके से हम लोग इसको डील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या करने होते हैं। तो आपको इसमें ध्यान बस इतना रखना है कि इन पूरे सिस्टम में कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिसके बारे में हमको उम्मीद है कि आप लोग को मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो फिर मैं बता देता हूँ कि इसमें एक वर्ड आता है स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं कथन, और एक होता है कंक्लूजन, जिसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष। तो इस कथन और निष्कर्ष पे ही ये पूरा का पूरा समाहित होता है और इसके कथन निष्कर्ष को ही समझने होते हैं हम लोग को। और हम लोग इसका स्टार्टिंग जो करते हैं तो इसके बाद इसका डिटेल्स जान लेते हैं। तो चलिए डिटेल्स में बताने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, ये जो रीजनिंग होता है, इस रीजनिंग को हम लोग रीजनिंग के एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ये हम लोग के एनालिटिकल रीजनिंग में आते हैं और इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें पहला जो कंडीशन होता है इसको हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। हिंदी में इसको वेन डायग्राम ही कहा जाता है। जो दूसरा आता है उस दूसरे को हम लोग कहते हैं सिलोजिज्म। इसका हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं न्याय संगत वाक्य। जबकि इसमें आपका जो तीसरा पॉइंट बनता है उसको हम लोग कहते हैं assumptions। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में पूर्व धारणा। और इसके बाद जो अगला आता है उसको हम लोग कहते हैं आर्गुमेंट, यानी कि तर्क। इसको हिंदी में हम लोग तर्क कहते हैं। जो इसके बाद आता है इसको हम लोग कहते हैं कंक्लूजन, जिसको कहा जाता है निष्कर्ष। इसी प्रकार और भी आगे आते हैं, जैसे और इसकी बात करें तो होते हैं कॉज ऑफ इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कारण और परिणाम। और इसके आगे बहुत कुछ होता है, कथन और परिणाम, लेकिन आज हम लोग इतना ही जाने, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आज हम लोग को ये पढ़ना है कि सिलोजिज्म होता क्या है। तो सिलोजिज्म और इसी के मिलता जुलता एक रूप होता है कंक्लूजन। ये दो अलग अलग पार्ट हैं और दोनों पार्ट लगभग एक जैसे ही देखने को मिलते हैं हम लोगों को। तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कुछ अगर कंक्लूजन का भी क्वेश्चन होता है तो उसको भी लोग सिलोजिज्म ही मान लेते हैं और इसके रूल के तहत बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके काम करने के तरीके अलग होते हैं, इसका रूल्स कुछ अलग होता है और इसको बनाने का तरीका अलग होता है। तो हम लोगों को पहले इन सब के बारे में भी समझ के चलना है कि क्या क्या अंतर होंगे, मैं आपको ये बताऊंगा। और देखना ये है कि इसके रूल्स क्या है और इसके रूल्स क्या है। तो पहले आज बात हो रही है सिलोजिज्म की।
तो आज हम लोग पहले इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो शुरू करता हूं मैं। दोस्तों तो स्टार्ट किया जा रहा है आप लोग का आज सेलुलोज में, यानी कि न्याय संगत वाक्य। ये है आपका आज का टॉपिक। तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे और उसको पूरा बढ़िया से हम लोग समझेंगे, पूरे कंडीशन को समझेंगे। तो देखा जाए सेलुलोज में होता क्या है, इसमें आपको दिए जाते हैं कुछ कथन, उसके बाद कुछ निष्कर्ष होते हैं। आपको बस इस कथनों को ध्यान से देखते हुए और पता लगाना होता है कि दिए गए कथनों के आधार पर इनमें से कौन कौन से निष्कर्ष सही होंगे और उसका आंसर देना होता है। इसमें अलग अलग कंडीशन जो बनते हैं उन सारे कंडीशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरे प्रश्न में जो आंसर दिए जाते हैं, जो आंसर के रूप में जाते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग 5 प्रकार से आंसर देते हैं। मैं आपको मुख्य मुख्य बातों को ही बता रहा हूं ताकि आपको ये काम करने आ जाए, बहुत कम समय में आप सीख पाए, क्योंकि समय बहुत कम है और कुछ ही दिनों के बाद रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम्स होने वाले हैं, जिसमें ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसको जल्दी से जल्दी समझा जाए। तो इसको 5 प्रकार से हम लोग इसका आंसर करते हैं और जो आंसर देने के जो तरीके होते हैं वो आपका जो पहला होता है वो होता है आपका स्टेटमेंट का री स्टेटमेंट। जो दूसरा आंसर के रूप में जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट का कन्वर्जन। और जो तीसरा आपका आंसर के रूप में देते हैं उसको हम लोग कहते हैं मेन कंक्लूजन। और जो चौथा होता है वो होता है आपका मेन कंक्लूजन का रीस्टेटमेंट। और जो पांचवा होता है आपका वो होता है मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन। यानी कि यही 5 प्रकार आपके जो होंगे, इसी पे आपका पूरा का पूरा सेलुलोज टिका हुआ है। आपको यही पता लगाना होता है कि अगर इन 5 में से कोई एक आपको कंक्लूजन दिख रहा है तो आंसर के रूप में होगा। अब रहा बात कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है और ये आंसर होगा कि नहीं होगा, मैं बारी बारी से सबके बारे में आपको बताऊंगा। पहले कुछ रूल्स हैं, उस रूल को मैं लिखवा देना चाहता हूं, आप लोग इसको लिख लें, उतार लें, और उसके बाद आगे भी और कुछ रूल्स बताने वाले हैं हम। उन सब रूलों को केवल आपको याद रखने होंगे। तो ध्यान रखना है कि 5 प्रकार से हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं और 5 प्रकार में से जो पहला प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट का रीस्टेटमेंट। जबकि दूसरा जो प्रकार होता है उसको कहा जाता है स्टेटमेंट का कन्वर्जन। और जो तीसरा प्रकार होता है उसको हम लोग कहते हैं मेन कंक्लूजन। और जो चौथा होता है इसको कहा जाता है मेन कंक्लूजन का रीस्टेटमेंट। जबकि जो 5वां प्रकार होता है इसको हम लोग कहते हैं मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन। यही 5 प्रकार के अगर कुछ है तो आंसर के रूप में होंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो आंसर के रूप में बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। तो आपको इन्हीं 5 के कमांड करने हैं, इन्हीं 5 को बढ़िया से समझना है। तो बारी बारी से मैं इसके बारे में सबको समझाना चलूंगा। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि 2 चीजों के बारे में जिक्र बार बार हुआ है, एक तो रीस्टेटमेंट और एक कन्वर्जन। तो पहले इन बातों को समझ लिया जाए कि रीस्टेटमेंट क्या होता है और कन्वर्जन क्या होता है, तब जाकर हम लोग को इसका काम करने का फंक्शन जो होगा वो समझ में आसानी से आएगा। तो रीस्टेटमेंट क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति कोई बात को बोलता है, अगर उसी बात को, उसी से रिलेटेड बात को अगर वो दोबारा कुछ बदलाव करके बोले, उसको हम लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट। यानी कि कोई वाक्य दिया गया और उस वाक्य में थोड़ा बहुत बदलाव करके उसी बात को दोहराया जाए, बात उसकी उस पे ही रहे, उसका बात अलग नहीं होनी चाहिए, जो बात पहले बोला गया तो वही बात रहना चाहिए, मगर थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो जो कि नोट करने लायक हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं रीस्टेटमेंट। जो कुछ बदलाव दिखा तो बात वही रहे और उसमें बदलाव आने की क्रिया को रीस्टेटमेंट कहा जाएगा। और रहा बात कन्वर्जन का, तो कन्वर्जन उसको कहते हैं जैसे कि कोई बात कहा गया, कोई एक लाइन बताई गई और कोई लाइन दिया गया और उसको पलट के देखा जाए, उल्टा करके देखा जाए, तो कन्वर्जन करते हैं। वैसे भी कन्वर्जन शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा
कि जैसे कि इन्वर्टर कन्वर्टर जो होते हैं ना, जो चेंज करने का काम करते हैं, तो कन्वर्जन भी यहाँ पर उसी से संबंधित वर्ड है आपका। और इस बात को हम लोग पलट के देखते हैं, उल्टा करके देखते हैं कि इसका मीनिंग्स क्या निकल रहे हैं, इसके अर्थ क्या निकल रहे हैं। तो आपको बस समझ लेना है कि बात को जब उल्टा करके देखा जाए तो उसको हम लोग कन्वर्जन कहेंगे, और रिस्टेटमेंट उसको कहते हैं जब वही बात रहे लेकिन थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए तो रिस्टेटमेंट हो जाएगा। इसके भी कुछ खास रूल्स हैं, अब उन रूल्स के बारे में भी जानना है। इसके पहले थोड़ा सा ये बात को समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी वाक्य को कितने प्रकार से बोल सकता है। तो कोई भी वाक्य को 4 प्रकार से ही बोले जा सकते हैं, और वो 4 प्रकार क्या क्या है। या तो आपका कथन जो होगा वो ऑल में होगा, या तो आपके जो कथन होंगे सम में होंगे, या आपका कथन नो में होगा, या फिर सम नॉट में होगा। यानी कि 4 कंडीशन आते हैं, उसके बारे में भी आपको जानने होंगे। तो हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पे। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा, अब इसके बारे में फिर से जिक्र होगा। तो ये जो अभी मैंने लिखवाया इसको आपको पूरी के पूरे याद रखने हैं, और अगला जो पॉइंट मैं लिखवाने जा रहा हूं उसको भी याद रख लेना है, तब जाके हम लोग किस क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे। क्योंकि इसके बारे में आपको बढ़िया से नॉलेज होना चाहिए और याद रहने चाहिए। तो थोड़ा सा याद करने वाली बात है, समझने वाली बात है, इसको समझ लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे जिक्र किए थे कि एक होता है री स्टेटमेंट, जबकि दूसरा जो बात कहा गया था उसको हम लोगों ने नाम दिया था कन्वर्जन। तो रीस्टेटमेंट और कन्वर्जन के भी अपने कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को बारे में देखा जाए। जैसे कि मैंने अभी पिछले आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की बात को 4 प्रकार से ही बोल सकता है। यानी कि कथन अगर आपके जो दिए गए हैं वो 4 प्रकार के ही हो सकते हैं। या तो कथन आपका ऑल का रहा होगा, या फिर आपका कथन सम का रहेगा, या फिर कथन आपका नो का रहेगा, या फिर सम नॉट का रहेगा। इसमें कंडीशन क्या क्या होते हैं। तो रीस्टेटमेंट में ध्यान दें कि अगर कथन आपका ऑल का रहेगा तो रीस्टेटमेंट जब भी होगा तो पूरे के पूरे लाइन बिल्कुल वही रहेंगे, और ऑल जो है वो सम में बदल जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि किसी भी लाइन का ऑल से अगर सम में बदलाव कर दिया गया है तो वो कथन से अब स्टेटमेंट से वो रीस्टेटमेंट बन चुका है। अगर सम की रीस्टेटमेंट की बात करें तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो कोई बदलाव करने का कंडीशन है ही नहीं। यानी कि ऑल का बदल के सम में तो हो जाएगा, लेकिन सम के बदल के कभी ऑल में नहीं होगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा तो निकाल सकते हैं, मगर छोटा से बड़ा करने का कंडीशन नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार नो की बात करें तो नो का जो रीस्टेटमेंट होता है वो आपका सम नॉट में होता है, और सम नॉट का रीस्टेटमेंट होता ही नहीं है, जैसे कि इसका नहीं होता है। अब बात कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में भी 4 पॉइंट ही आएंगे। पहला, या तो कथन आपका ऑल का हो सकता है, या फिर आपका सम का हो सकता है, या फिर आपका नो का हो सकता है, या फिर सम नॉट का हो सकता है। इन 4 कथनों पे हम लोग को बात करना है। तो जब भी कोई कथन ऑल में रहे तो इसका जब कन्वर्जन होता है तो हमेशा सम में ही होता है, ये ध्यान रहे, ये याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना है। और सम का कन्वर्जन भी सम में होता है, ये भी देख लेना है कैसे होता है, मैं ये भी करके दिखाऊंगा। और नो का कन्वर्जन सम नॉट में होता है, जबकि कुछ कुछ केसों में नो में भी होता है, और यही क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है। इस कंडीशन को मैं बढ़िया से समझाऊंगा आपको ध्यान रखना है कि नो का कन्वर्जन सम नॉट में, और कुछ कुछ कंडीशन में नो में, और सम नॉट का कन्वर्जन नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं आपके, इन सब लाइनों को एकदम गौर से समझ के चलना है। तो आपको ये याद रखने हैं, और याद कर लेते हैं तो क्लास में हम लोग इसको बढ़िया से समझ पाएंगे। तो ये याद करने के लिए आपको मिल गया, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।